बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन तो बड़ा बेहतरीन गुजरा होगा, और नहीं भी गुजरा तो जनाब हम आ चुके हैं और आपके दिन को खुशगवार बनाएंगे। मैं हूं उज़ैर मलिक और हमेशा की तरह प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही हैं। मैंने कहा मैं हूँ जाहिद, जल्दी से बोल तो जनाब वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। जल्दी है, लेट हो रही है? नहीं, मुझे ऑडियंस को बताने में बस एक्साइटमेंट हो रही है, मिलने की आगाज होने जा रहा है। तो जी दुआ है आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे जैसे हमने मुस्कुराते हुए आगाज की है, और आपका दिन जो बहुत है खुशगवार गुजरे, क्योंकि हम बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। और आज का प्रोग्राम जी हर लिहाज से बहुत ही इंटरेस्टिंग भरपूर होने वाला है, तो कोई भी चांस आपने मिस नहीं करना, आपने प्रोग्राम को आखिर तक देखना है। उम्मीद करेंगे कि जी आपको प्रोग्राम पसंद आए और आपकी सुबह जो है वो भरपूर जबरदस्त मजेदार सी गुजरे। और जी सबसे पहले हम आपको बता दें कि हाईलाइट्स के हवाले से बात करें तो आगाज में मौसम की बात करेंगे। मानसून का 10वां स्पेल बिलाखिर खत्म हो गया है, मगर सैलाब की तबाहकारियां छोड़ गया है। सैलाबी डेले जनूबी पंजाब में ताहाल तबाही फैला रहे हैं और सिंध की जानिब बढ़ रहे हैं। आइंदा दिनों में सैलाब की सूरत हाल क्या होगी, इस पर आपको तफसील से आगाह करेंगे। इसके साथ बात करेंगे कि आज खुदकुशी से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। किस उम्र के अफराद में खुदकुशी का रुझान ज्यादा पाया जाता है और इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद होंगे। और जनाब इसके साथ साथ प्रोग्राम में बात करेंगे फख्रे पाकिस्तान झारा पहलवान की। तो आज उनकी 34वीं बरसी मनाई जा रही है। झारा पहलवान की शोहरा आफाक कश्तियों के चश्मदीद गवाह से मिलवाएंगे और इस पर खुसूसी गुफ्तगू भी करेंगे। और इसके अलावा आलमी मंजरनामे पर भी बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी, बड़ी कमाल। मुझे लगा आप कहने लगे हम कुश्ती करके आलमी मंजरनामे पे भी नाजरीन नजर डालेंगे। और इसराइल ने जी एक बार फिर से दहशतगर्दी का मुजाहरा शुरू कर दिया है। कतर पर फजाई हमला किया है, जिसकी जी दुनिया भर में शदीद अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। इसके असरात क्या होंगे, मशरकी वस्ता की क्या सूरत हाल रहेगी, क्या रुख इख्तियार करते हैं जी ये सूरत हाल, इस पर भी दो टोक तज्जिया किया जाएगा। प्रोग्राम में शोबिस की दुनिया पर भी आज बात होगी कि पाकिस्तानी अदाकार ड्रामा इंडस्ट्री से आखिर मायूस क्यों हैं, इसकी वजह क्या है, और इस पर ड्रामा क्रिटिक हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे थोड़ी खट्टी मीठी गुफ्तगू होगी। और उनके साथ हम सेहत पर बात करेंगे कि आजकल लोगों की नींदें क्यों उड़ गई हैं जनाब, नींद की कमी की वजूहात क्या है, पुरसुकून नींद का हर्बल इलाज क्या है। इसके लिए जनाब हमें हेल्थ सेगमेंट पे ज्वाइन करेंगे बड़े मशहूर हकीम है, और सियासत के उतार चढ़ाव पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। जी बिल्कुल, और मुल्क की सियासत में हम देख रहे हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल है, और ये सूरत हाल कब नॉर्मल होगी, इस पर भी सियासतदान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे तज्जिया भी लेंगे। और इसके अलावा जी खेल के मैदान से भी खबर है कि एशिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट मेला है वो आज मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू हो रहा है। ग्रीन शर्ट्स कितनी मजबूत है और कौमी टीम के तीसरी बार एशिया कप जीतने के कितने चांसेस हैं, इस पर भी तज्जिया किया जाएगा। तो जनाब बिला ताखीर मौसम की सूरत हाल की तरफ, और माहम हमें बताएंगी कि इस वक्त मुल्क भर में आज के रोज मौसम कैसा रहने वाला है। तो माहम चलते हैं जी और देखते हैं मौसम कैसा रहेगा। और नाज़रीन मॉनसून का 10वां स्पेल खत्म हो गया है, ताहम NDMA ने आज सिंध और बलोचिस्तान में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलंदोबाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब आपको लिए चलेंगे स्कर्दू, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 20 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। और अब रुख करते हैं आजाद कश्मीर का, जहां अक्सर इलाकों में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 32 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 29 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। और नाज़रीन अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की, जहां पर बेशतर अजला में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। फूलों के शहर पेशावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा जो है वो 38 और कम से कम
26 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 29 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान एबटाबाद, मानसहरा, बटग्राम और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। और अब नजर डालते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। तो सूबे के बेशतर अजला में हम देख रहे हैं कि यहाँ मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बागों के शहर लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। अब आपको लिए चलेंगे शहर इक्तदार इस्लामाबाद। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 32 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। शहर मुल्तान का रुख करते हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 34 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने यहाँ पर आइंदा 24 घंटों के दौरान सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, जहलुम, रावलपिंडी, मरी, गलियात और गिरदोनवाह में बादल छाए रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब नाजरीन, अब बात कर लेते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की। तो बलोचिस्तान में हम देख रहे हैं कि मशरकी इलाके बादलों की लपेट में हैं और फलों के शहर कोयटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लसबेला, साहिल मकरान, खुजदार, आवरान, खारान, पंजगूर और केच में अक्सर मकामात पर बारिश की तवक्को की जा रही है। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबे सिंध का मौसम। तो सूबे सिंध में हम देख रहे हैं कि जी मौसम की जो सूरत हाल है कि निचले इलाकों में बादलों का राज बरकरार है। और शहर कायद अगर कराची की हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो है वो 30 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है और मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। हैदराबाद लिए चलें अगर हम आपको, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हम पारा देख रहे हैं 29 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची, हैदराबाद, सजावल, ठट्ठा, बदीन, जामशोरो और दादू में बारिशों की पेशगोई की है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला की अगर हम सूरत हाल को डिस्कस कर लें तो जनाब दरियाए सतलुज, चनाब और रावी में आने वाली शदीद तूफ़ानी और ऊंचे दर्जे के सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। मुतादिद मोज़ाजात और बस्तियाँ डूब गईं, खड़ी फसलें तबाह हो गईं, जबकि लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। मुल्तान में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। हेड तरेमू से निकलने वाला 5.5 लाख क्यूसिक का रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल हो गया। इंतजामिया ने 2 दिन अहम करार दे दिए हैं। और उज़ैर, अगर हम इसके साथ साथ बात करें हेड मोहम्मद वाला की, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि शहरी आबादियों को बचाने के लिए शेरशाह बंद में शगाफ डालने का फैसला कर लिया गया है। करीबी बस्तियों से नकले मकानी का सिलसिला भी जारी है। दरियाए सतलुज के बिफरने से हम देख रहे हैं कि कई बस्तियां हैं और सैकड़ों देहात हैं वो डूब चुके हैं और कई एकड़ जो है वो फसलें तबाह हो चुकी हैं। गुज़श्ता रोज भारत की जानिब से भी जी दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया गया है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी कई बस्तियां इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़ेरे आबाद चुकी हैं और भारत की जानिब से आबी जारियत भी जारी है और दरियाओं में तूग़यानी है, दरिया बिफर रहे हैं। और इसी के बायस माहम जिला बिहाड़ी, तहसील बुरेवाला और मेलसी के भी दर्जनों देहात पानी में डूब गए हैं। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामे वाली भी सैलाब से शदीद मुतासर है। ताहम PDMA ने दावा किया है कि तीनों दरियाओं में अब कोई सैलाबी रैले की आमद मुतवक्के नहीं। बारिशों का सिलसिला भी थम चुका है और 4 से 5 दिनों में अपर देहात में नॉर्मल की तरफ हालात जाना शुरू हो जाएंगे। सैलाब से मुतालिक जी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मुख्तलिफ शहरों से हम जानेंगे। मुल्तान का रुख करेंगे। यासिर मजीद ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यासिर, कहिएगा मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल दिखाई दे रही, क्योंकि बताया जा रहा था कि सैलाबी रैला इस वक्त मुल्तान की तरफ रवां दवा है, तो अब मुल्तान में क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कैसा अलर्ट जारी किया गया है, आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी, कैसा मौसम रहेगा? जी, मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला इस वक्त शदीद ख़तरे से दो चार है, क्योंकि एक तरफ से दरिया सतलुज का पानी और दूसरी तरफ से चनाब। और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ मेरे पीछे सतलुज का पानी इस सीमा से आ रहा है और इस साइड से चनाब का पानी, और इसकी तमाम पीछे जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये दोनों दरियाओं का पानी मिल चुका है और इसका ज़ोर शहर की तरफ है। मेरे सामने वाली साइड पे शहर है और ये पानी शहर की तरफ आगे मूव कर रहा है।
यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से मड़ी पुल पर रोड के नीचे दर्रे बनाए हुए थे जो बंद थे तवील अरसे से, उनको खोला गया है और अब पानी यहाँ से इस सिमत से निकल कर दूसरी साइड पे जहाँ पर मोटरवे मौजूद है, ये पानी उस सिमत में जा रहा है और मोटरवे के नीचे रास्ता बनाया गया है जहाँ से पानी गुजर कर आगे ज़रूरी रकबों की तरफ बढ़ रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जलालपुर शहर को बचाया जाए। उसके लिए अगर पानी की सतह बढ़ती है जिस तरह से दरिया चनाब में तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला जो मुल्तान वाली साइड से अब आगे शुजाबाद जलालपुर पीरवाला की तरफ बढ़ेगा, ये हेड तरीमू से पानी निकल चुका है, वो पानी और तकरीबन 2.5 से 3 लाख क्यूसेक दरिया सतलुज का पानी ये जब यहाँ से गुजरेगा तो उस वक्त पानी की सतह जलालपुर पीरवाला के तरफ में बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाएगी। तो इंतज़ामिया की कोशिश ये है कि इस रोड पर एक और भी इसी तरह से पुली बनाई गई है जहाँ से भी पानी का इखराज किया जाए ताकि दूसरी साइड पे जो मोटरवे के नीचे रास्ते मौजूद हैं वहाँ से ये तमाम तर पानी गुजार कर आगे फसलों की तरफ बहा दिया जाए, शहर को ख़तरा नहीं होगा। अगर ये रास्ते नहीं खोलते हैं तो फिर पानी बढ़ने की सूरत में मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला इस शहर को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। कमोबेश 3.5 लाख के करीब आबादी शहर के अंदर मौजूद है, पूरी तहसील में 7 लाख के करीब आबादी है। 52 मौजा जात इस सैलाब से अब तक मुतासर हो चुकी हैं। काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन चल रहा है और तकरीबन 60 के करीब बोट्स जो है इस टाइम जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं। शहरी बहुत ज़्यादा तशवीश की हालत में है। जब यहाँ पर मसाजिद में ऐलानात किए गए थे कि शहर को फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए तो लोगों के पास जो जो सामान मिला वो निकाल कर बाहर निकल आए। इस वक्त हर जगह पर हमें लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं जो ये जानने की कोशिश में है कि आया सैलाब किस लेवल तक बढ़ेगा और उनको कितना नुकसान का खदशा है। शहर के अंदर इस वक्त यही चीज़ हमें नज़र आ रही है। जी तो यासिर मजीद जी हमें मुल्तान की सूरत हाल बता रहे थे कि जी दरियाओं में जो ये पानी की सतह जो है बुलंद हो रही है और सैलाबी सूरत हाल है और इस हवाले से इकदाम भी किए जा रहे हैं। आई होप कि अच्छी खबर है वहाँ कि अब बारिशें नहीं होने वाली हैं और उस तरह से कोई जो सैलाबी रेले हैं उनकी आमद भी मुतवक्के नहीं है दरियाओं में। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो सूरत हाल है वो नॉर्मल की तरफ चली जाएगी और सिंध की जानिब से हम देख रहे हैं कि जो सिंध गवर्नमेंट इंतजामात कर रही है वहाँ पे PDM में जो इंतजामात कर रही हैं उससे लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा। और एक बार फिर से जी हम दुआ गो हैं कि जितने भी मुतासरीन हैं उनके लिए अल्लाह जल्द से जल्द कोई आसानी करे और मदद करे और जो ये मामला है ये जल्द से जल्द थम जाए, कंट्रोल हो जाए। और इस पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। अब आपको पता है क्लाइमेट चेंज है, कुदरती आफात हैं और ये डिजास्टर है जो कि माहिरीन जो कहते हैं कि जनाब ये आपको फेस करना पड़ेगा, तो जनाब इसके लिए तैयारी कर लें, बेहतर प्लानिंग कर लें। अब एक सीरियस खबर हो गई और ना लाइटर नोट एक और भी हमारे पास अनोखा वाकया है। अच्छा, और वो बड़ा ही जबरदस्त वाकया है। और हाँ जी, इसके बाद बिला ताखीर मैं सुनाऊं झांझर दीवार छनका। तो जनाब हम भी देख रहे हैं कि पुलिस ने डांस पार्टी तो छापा मारती हम देखा भी है कि जहां डांस पार्टियां हो रही होती वहां वीडियो भी बनाते हैं, फिर वीडियो भी बनाते हैं। लेकिन अब आप नाजरीन होशियार हो जाएं, आपने गाना ऊंची आवाज में नहीं सुनना और अगर सुनना है तो बस कोई ऐसा गाना सुने जो बड़ा ही बड़ा पार्लिमानी लाहौर पुलिस ने जी अनोखा एक्शन लिया और थाना नवाब टाउन के इलाके में हम देख रहे हैं शहरी गाड़ी में मलिका तरन्नुम नूरजहां का मशहूर गाना सुन रहा था और वो गाना था जी झांझर दी पावचन का। अरे धीमा धीमा चलाए, ये ना ऊंची आवाज करे हम पे ही पर्चा दर्ज। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें मसला क्या है, अगर ऊंची आवाज भी कर ले, मैडम का गाया हुआ गाना है और इतना खूबसूरत गाना है, देखें पंजाबी में अगर ये गाना चल रहा है और इतना मीठा गाना है तो क्या मसला हो गया इससे जनाब? परेशानी क्या मुझे परेशानी ये हुई थी कि जी वो ज्यादा ऊंची आवाज में सुन रहा होगा और वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, कानों को वो इसका क्या मतलब उसे पकड़ के हवालात की सैर करा, हवालात की सैर। अब ये वाकया है क्या, मामला है क्या, हुआ क्या, ये सारी असल स्टोरी पता चला। हम अपने क्राइम रिपोर्टर से ही जान लेते हैं। रमजान बेग ने हमें ज्वाइन कर लिया। रमजान कहिएगा झांझर दी पावा छनकार सुनने पे मुकदमा दर्ज हो गया है, क्या हुआ है? ऊंची आवाज थी बहुत ज्यादा या गाना पसंद नहीं आया, गाना पसंद नहीं आया या प्लेलिस्ट चेंज कर ली जाए, क्या सिचुएशन बनी है ये? जी बिल्कुल जी, देखें जी गाना तो बड़ा मजेदार था और दूसरा डांस पार्टी पे तो छापे मारती थी पुलिस और अब जिसको सॉन्ग सुनने का शौक है अब वो भी पुलिस की हत्थे चढ़े करेगा और हवालात की हवा खाए करेगा। और देखें ये नवाब टाउन का वाकया है जहाँ पे गाड़ी में ऊंची सिर्फ आवाज में
गाना जो मैडम तरन्नुम नूर जहान का, जिसमें झांझर दी पावा छनकार आवेगा मेरा प्यार, वो बेचारा ऊंची आवाज में सुन रहा था। तो इसी दौरान नाके पे जो खड़ी पुलिस, उन्होंने रोकने की इसको कोशिश की, तो ताकुब करके इसको पकड़ लिया। दानिश अली इसका नाम है, मुकदमा उन्होंने इसके ऊपर रमजान एतराज किस बात पे, गाने पे एतराज है या ऊंची आवाज पे एतराज था? जी बिल्कुल जी, जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया उसमें ये है कि ये ऊंची आवाज में मैडम नूर जहान का गाना सुन रहा था और ऊंची आवाज में ही जो है ना सिस्टम की खिलाफ वर्जी हुई है जी। साउंड सिस्टम जो एक्ट 2015 जिसमें अर्तकाब है 6 जो है दफात उसमें लगी है और उसमें उसके तहत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोई थोड़ी बहुत तनबीह भी की जा सकती थी, रोक के थोड़ा समझाया जा सकता था। करीब कौन सा कोई हॉस्पिटल था जहाँ पे मरीज डिस्टर्ब हो रहे थे कि आपने जनाब ऊंची आवाज पे मुकदमा ही दर्ज कर दिया बेचारे पे? कह रहा था कि मेरा शौक है और मैं रोजाना ही जब मैं घर से निकलता हूँ, जब मैं अपने काम जाता हूँ, तो ये मैडम नूर जहान का मैं अक्सर गाना सुनता हूँ। और शौक का कहते हैं ना कोई मोल नहीं है, लेकिन वो शौक में सुन रहा था, ऊंची आवाज में बड़े मजे से जा रहा था। पता नहीं किस बेचारा ख्वाब कोई देख रहा होगा और बड़े अच्छे माहौल में वो जा रहा था कि इसी दौरान उसको पकड़ लिया और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। रमजान आप लिया। ये तो चले हो गया, चले हम नॉर्मल इंसानों की बात कर लेते हैं, इसमें तो मुकदमा दर्ज। आप भी ऐसे गाने सुनते हैं और एंजॉय करते हैं? कि ये पुराने गाने हर बंदा शौक से सुनता है और जाहिर है उसको एक शौक था, हमें भी गाने सुनने का शौक है। आपका शौक शीशे बंद करके या शीशे डाउन करके आप सुनते हैं रमजान? जी अपने तो दोनों शौक हैं, लेकिन ये बेचारे ने तो शीशे भी बंद किए हुए थे और साउंड सिस्टम बड़ा ऊंची आवाज में लगाया हुआ था। और आपको पता नवाब टाउन की सड़कें वैसे भी खुली हैं, तो ये एंजॉय करता जा रहा था कि आगे इसको क्या पता था कि पुलिस के जो है फरिश्ते खड़े हैं और उन्होंने इसको धर लिया। और उसने कहा है कि मुझे शौक है और मैं रोजाना सुनता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपने जो 2015 का कानून तो रमजान आप कह रहे हैं फरिश्ते खड़े थे, तो ये भी बात हो सकती थी फरिश्तों को कहते कि लिख लें मेरे खाते में, अगले जहां पे को कर लेंगे, जरूरी यहाँ पे मुकदमा देना है मेरे। बिल्कुल जी, इसने बहस तो उनके साथ की कि भाई ये मेरा शौक है, मैं कौन सा जुर्म कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा जुर्म ये है कि जो एक्ट है ना दी पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत जनाब आपके ऊपर पर्चा दर्ज होगा। और पर्चा भी दिया किसकी मदीयत में, ASI रहमत की मदीयत में मुकदमा दर्ज करके। लेकिन ये भी ठीक है जी, हो सकता है ऊंची आवाज में गाना सुन रहा हो तो दीगर लोग मुतासिर हो रहे हो। रमजान बेग ने ये वाकया हमें बताया और ये वाकई बहुत अनोखा वाकया है। और यस, इसके साथ ये भी हमें जरूरी है कि एहतियात करनी चाहिए, इतना लाउड स्पीकर में एहतियात करनी चाहिए, किसी दूसरे की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए है। नहीं, आप गाने पे एतराज करें और भी देखना चाहिए कि उसका है या नहीं है। यहाँ से देख ले, दो सोचे हैं, ये एतराज करें गाने पे और मुझे शायद एतराज है कि ऊंची आवाज। नहीं, मुझे गाने पे एतराज नहीं है, मैं खुद ये गाना सुना। हम ये मामला ब्रेक में निपटाते हैं और झांझर दी पावर सरकार जरूर सुनते हैं, गाना बहुत अच्छा है, तो ब्रेक में हम गाना सुनते हैं कि इसमें क्या काबिल एतराज था जिसमें पर्चा हुआ है। ब्रेक पे जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और आज जी दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि खुदकुशी से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस साल का मौजू जो है वो चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड है, खुदकुशी के बयानिए को जी तब्दील करना। और इस थीम का मकसद है कि हम बतौर फर्द, बतौर मुआशरा और बतौर रियासत खुदकुशी के बारे में मौजूदा रवैयों को बदलें। मायूसी, खामोशी और नज़रअंदाज करने के बजाय हम खुले दिल से ईमानदारी के साथ इन मसाइल पर बात करें ताकि जो जहनी दबाव है उसे कम किया जाए, डिप्रेशन के शिकार अफराद जो हैं उनकी मदद की जाए, वक्त पर उनके लिए कोई ना कोई आसानी पैदा की जाए। बिल्कुल, आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में हर 40 सेकंड के बाद एक शख्स अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है और अफसोसनाक तौर पर पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ ये शरह तेजी से बढ़ रही है। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, घरेलू मसाइल और मौशरती दबाव ने खास तौर पर नौजवानों को ज्यादा मुतासिर किया है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 8000 से ज्यादा अफराद खुदकुशी कर लेते हैं। आलमी दर्जाबंदी की बात की जाए तो पाकिस्तान में होने वाले खुदकुशी के कुल केसेस की तादाद दुनिया भर में 6ठे नंबर पर है। मर्द केसेस की तादाद के हवाले से पाकिस्तान का नंबर 5वां और फीमेल के लिहाज से ये 6ठा बनता है। इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इस साल की आलमी दिन का थीम है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। आपके नजदीक इसका मतलब क्या है
और ये बयानिया किस तरह से बदला जा सकता है? जी देखिए, ये नैरेटिव जो चेंज करना है ना, ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए बहुत अहम है। अब नैरेटिव आपको पता है 2022 तक इस मुल्क में सुसाइड क्रिमिनलाइज थी। अगर आपने सुसाइड करने की कोशिश की, आप बच गए हैं तो आप जेल जाएंगे। और अभी भी हालांकि ये डीक्रिमिनलाइज हो गई है, लेकिन हमारे बहुत से जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको इस बारे में नहीं पता। तो इसको जुर्म नहीं गर्दानना, फिर इसको कमज़ोरी नहीं गर्दानना। बहुत से लोग समझते हैं कि खुदकुशी कमज़ोरी की अलामत है। फिर बहुत से लोग रिलीजियस नैरेटिव लेके इसको रिलीजियस क्राइम, सिन भी करार देते हैं। तो इसको ये लाना है कि खुदकुशी के पीछे बहुत सारे मैक्सिमम मेडिकल और साइकाइट्रिक अवामिल हैं, बहुत सारी बीमारियां इस तक लेके जाती हैं, और खाली नफ्सियाती नहीं, जिस्मानी बीमारियां भी। और साथ ही एक सोशल मॉडल है कि जो सोसाइटी और इंडिविजुअल का रिलेशनशिप है वो कब इतना वीक होता है कि सोसाइटी उसको धकेल के बाहर करती है और वो खुदकुशी पे मजबूर हो जाता है। तो नैरेटिव को चेंज करें, इसको बायोलॉजिकल मॉडल दें, मेडिकल मॉडल दें, नैरेटिव की तो आपने बात कर ली और यकीनन चेंज करने की भी जरूरत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अलामात क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं इब्तिदाई तौर पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके प्यारे अगर खुदकुशी कर लेते तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि खुदकुशी की है, इसको छुपाते हैं। तो वो अलामात क्या होती हैं, वो सिम्टम्स क्या होते हैं इब्तिदाई तौर पर कि इस दहाने पर कोई पहुंच जाए कि खुदकुशी कर ले? खुदकुशी क्या दुखों का हल बनती, मौत के अपने 100 झमेले थे। तो अगर कोई मौत के झमेलों की तरफ जाने पे तैयार हो गया है तो वो बहुत सारी साइलेंट क्राइज आ रही होंगी, कुछ सिग्नल आ रहे होंगे, उसने अपने आप को अलग कर लिया होगा, वो मायूस कुन बातें करता होगा। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उसके स्टेटसेस एकदम चेंज हो जाएंगे। वो मौत के बारे में बात कर रहा है, दुनिया से जाने के बारे में कुछ लोग डिफरेंट भी पोस्ट करते हैं, दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। जी, वो स्माइलिंग डिप्रेशन भी खैर होता है। एक बहुत सारे लोग स्माइल कर रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा होता है ये आपको नहीं पता। तो जब भी चेंज आएगा, किसी के रवैये में चेंज आया है कि वो पहले बहुत जॉली था, बहुत हंसमुख था, वो चुप रहने लग गया है, अब वो अलग हो गया है, अब वो अपनी बातें आपसे शेयर नहीं करता, फेसबुक के स्टेटसेस अजीबो गरीब किस्म के हो गए हैं, वो चुप चुप रहने लग गया है। ड्रग्स का इस्तेमाल, आप कन्विंस्ड हैं कि वो ड्रग्स यूज कर रहा है, वो अकेला बैठा खुद से बातें कर रहा है। बहुत सारी साइकोटिक इलनेसेस में भी सुसाइड आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा सूरत हाल थोड़ी सी यूँ आप कह लें कि चेंज हुई है कि अब हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात बड़े तवातुर से देखने को मिलते हैं कि ना सिर्फ कोई शख्स तंग आकर अपनी जो भी मसाइल उसके साथ दरपेश हैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रहा होता है, मौशी फैक्टर ज़्यादा होता है इस पर, वो अपनी पूरी फैमिली का खात्मा करने के बाद खुदकुशी कर रहा होता है। ये कितना एक्सट्रीम है, ये कितना वर्स्ट है, और इसका पता किस तरह से लगाया जा सकता है कि इस बंदे के अंदर ये रुझान पाया जाता है कि ये कोई इंतहाई कदम उठा सकता है? देखिए, वो छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम इग्नोर कर रहे होते हैं। आजकल फिलिसाइड फॉलोड बाय सुसाइड बहुत कॉमन है। इसका क्या मतलब है कि लोग अपने बच्चों को मारते हैं और फिर खुद को मार लेते हैं। अब इसके पीछे सिर्फ सोशल फैक्टर्स नहीं है। याद रखें, इस मुल्क में कितने लोग गरीब हैं, दुनिया में कितने लोग गरीब हैं, सारे बच्चों को मार के खुदकुशियां नहीं कर रहे। तो ये समझने की कोशिश करें कि ये एक जॉइंट एक चीज़ है कि जिसमें अपने पर्सनल फैक्टर्स हैं, बीमारी के फैक्टर्स हैं और फिर सोशल फैक्टर्स हैं। तो बहुत सारे लोग ये बात याद रखें, हमारी किताब में एक बात लिखी हुई है कि खुदकुशी के बारे में कह देना कि मैं ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा सबसे बड़ा इंडिकेटर है खुदकुशी करने का। जो कह रहा है वो कर गुजरेगा, उसकी बात को लाइट ना लें, उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको ताने ना दें, उसको ये ना कहें कि तुम वीक हो, उसको ये ना कहें कि अपनी विल पावर इस्तेमाल करो। जिस तरह किसी की नज़र कमज़ोर होती है उसको डॉक्टर के पास लेके जाके ऐनक लगवाते हैं, इस तरह खुदकुशी भी दिमागी बीमारी, दिमागी कमज़ोरी की अलामत है। उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसका इलाज कराएं। अच्छा उसामा साहब, किस उम्र के जो अफराद हैं वो ज़्यादा सुसाइड की तरफ जा रहे हैं? वैसे तो हमने देखा है कि नौजवानों में ये रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन किस में आप देखते हैं कि टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, किस उम्र में? अच्छा, ये ना बड़ा एक वेरिएबल ट्रेंड है कि जो कंप्लीटेड सुसाइड का ट्रेंड है उसके रिस्क फैक्टर्स हैं ओल्ड एज, लिविंग अलोन, विडो, सेपरेटेड, अनएम्प्लॉयड और सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान पहुंचाने के ज़्यादा ट्रेंड्स हैं यंग एज में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हम लोगों का जनरल नॉलेज इतना पुअर है। मेरे पास मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे पास साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स आते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान के किस इलाके में सुसाइड एपिडेमिक रही है तो किसी को पता नहीं होता। आप बीइंग एक मीडिया होस्ट बताएं, आपको पता है पिछले 2-3 साल में मुल्क के किस हिस्से में सुसाइड एपिडेमिक रही है? चलें सवाल करते हैं आपसे, आप हमेशा मुझसे करते हैं। आप डॉक्टर ना होते तो आपको भी ना पता होता। गिजर में, गिलगित स्कर्दू में लास्ट ईयर मैंने एक फ्री साइकाइट्रिक कैंप भी किया था। गिलगित स्कर्दू का एक रीजन है गिजर, वहाँ पे यंग लोग खुदकुशियों पे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। साल की मेरा ख्याल है 50+ खुदकुशियाँ हो रही हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में अलार्म्ड हैं
और हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं। मतलब एपिडेमिक, वबा की सूरत में फैली हुई है खुदकुशी। आप सोचें कितनी खौफनाक और डिफिकल्ट सिचुएशन। और तो इसके बड़े इसको डिस्कस भी तो नहीं किया जाता ना इतना कॉमनली, ना इसके हवाले से अवेयरनेस है, ना इसको डिस्कस किया जाता है। इवन कोई करे भी तो शर्म महसूस की जाती है, क्योंकि ओपनली कोई कह ही नहीं सकता कि मैं इस फेज में हूँ। अगर कोई कहे भी कि मैं इस फेज में हूँ तो उसका सामने वाला चल तू इतना कहाँ से दुखी हो गया, मतलब इस तरह की बात करके मजाक में हम टाल देते हैं बात को। तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है इस चीज की, तो वो अवेयरनेस फिर कैसे आएगी? देखिए, ये बात करने से आएगी। आज हम बैठे हुए हैं ना, अभी बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं। दूसरा, दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ ये है कि सेलिब्रिटी सुसाइड्स को ग्लैमराइज किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी एक शायर थे सरवत हुसैन, उनका शेर है ना, मौत के दरिंदे में कशिश तो है सरवत। लोग कुछ भी कहते हो खुदकुशी के बारे में, लोग ग्लैमराइज करते हैं जी, फलाने एक्टर ने की थी, फलाने क्रिकेटर ने की थी, और उसको ग्लैमराइज करते हैं। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि इसको छुपाते हैं, इसको शर्म का मकाम गर्दानते हैं। घर में कोई कर भी ले, ये याद रखें कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड एक बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है। मेरे पास अगेन ये गिलगित स्कर्दू के इतने लोग आते हैं जिनके पेरेंट्स ने खुदकुशियाँ की हुई हैं, जिनके बहन भाइयों ने खुदकुशियाँ की हुई हैं, और वो भी अभी खुदकुशी के वर्ज पे होते हैं। तो ये बात याद रखें, अगर डिस्कस नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, वो साइलेंट ये जो आप ग़िज़र का हवाला दे रहे हैं सर, रीज़न क्या सामने आई है? मतलब आपने क्या नोट किया, ऑब्जर्व किया कि क्या सबसे बड़ी रीज़न है, मेन कॉज है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुसाइड के केसेस हैं? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। इस पर रिसर्चर काम करेंगे, एक क्लिनिशियन का काम नहीं है। मैं तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ। जी जी जी। एक तो इसके बड़े बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं बहुत सी। अब आप ये सोचें कि कितना माइक्रो मामला है कि जिन जगह के पानियों में लिथियम कम होता है वहाँ के लोग खुदकुशी ज़्यादा करते हैं, और लिथियम को हम एंटी सुसाइडल ड्रग के तौर पे भी देते हैं। फिर मार्जिनलाइजेशन होती है कि कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनको मार्जिनलाइज किया गया है रिलीजन की बेस पे, सेक्ट की बेस पे, कुछ इस तरह के मामलात भी हैं गिज़र की तरफ। फिर बहुत सारे यंग लोगों में शादियां नहीं हो रही, जिस सेक्ट से बाहर शादी नहीं करनी, कम पढ़े लिखे लोगों में शादी नहीं करनी, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। फिर सबसे बड़ा फैक्टर जो यंगस्टर्स में है, जो गिज़र में तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं ड्रग्स का यूज़, अल्कोहल का यूज़। आपको ऑलरेडी एक मेंटल इलनेस है, आप सोशल मसाइल का शिकार हैं, और उसके अंदर अल्कोहल आ गया है, ड्रग्स आ गई हैं, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ऐसा पेशेंट, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी बहुत ज्यादा, हम देख रहे हैं रुझान पाया जाता है कि वहाँ बहुत सुसाइड होती है। बाशऊर लोग, पढ़े लिखे, इतने काबिल, वेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे स्टेबल होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। देखिए, ये बात याद रखें कि जो चीज़ स्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है वो ज़ाहिरी स्टेबिलिटी है। और ये भी मैं अक्सर एक शेर बताता हूँ कि गम होते हैं जहाँ जहानत होती है, दुनिया में हर शय की कीमत होती है। जो ज़्यादा ज़हीन लोग होते हैं वो हरगिज़ जहानत प्रोटेक्शन नहीं है मेंटल इलनेस का। क्रिएटिव लोगों में कई दफ़ा मेंटल इलनेसेस ज़्यादा होती हैं। वर्जीनिया वुल्फ एक बहुत बड़ी राइटर थी, शी कमिटेड सुसाइड। मैंने तो एक मजमून लिखा था मंटो साहब पे भी कि मंटो साहब शराब पीने से नहीं मरे, उनका शराब पीना खुद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का ही एक पार्ट था। सिमिलरली मैंने सरवत हुसैन का नाम लिया, एक इंडियन एक्टर है सुशांत, जिनके बारे में ये बात की गई। तो सेलिब्रिटी सुसाइड से बहुत सारे लोग, फिर उसको जो मीडिया कवरेज मिलती है, ये भी देखा गया है कि मीडिया कवरेज इस तरह की जब होती है तो उसके बाद भी सुसाइड का ट्रेंड बढ़ जाता है। तो आप लोगों की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंटल इलनेस को और सुसाइड को किस तरह से आपने मीडिया पे पोर्ट्रे करना है कि लोग इसके बारे में बात करें, हम इसके बचाव का बंदोबस्त करें, ना कि लोग इसको ग्लैमराइज करें। डॉक्टर साहब, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें और इसको ग्लैमराइज हरगिज़ ना करें, क्योंकि आप तो जनाब चले जाते हैं, दुनिया से कूच कर जाते हैं, लेकिन आपके जो पीछे अहले खाना है, बच्चे हैं, बेवा है, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। वो ज़िंदगी भर एक तो इस गम से ही नहीं निकल पाते और फिर उन्हें इस दुनिया का भी सामना करना पड़ता है, इसकी मुश्किलात भी उन्हें झेलना पड़ती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा साहब आपका। उज़ैर, वैसे भी जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी खत्म हो जाए तो कुछ भी नहीं रहता, ना दुख ना खुशी। तो छोटी सी जिंदगी, उसको एंजॉय करना चाहिए बजाय। और अगर कोई मसला आ भी गया तो वक्त जो है वो बेहतरीन मरहम है। एक टाइम के बाद आपके तमाम मसाइल जो है वो खत्म हो जाते हैं, आप वाइप आउट हो जाते हैं और आप आगे जाके मुड़ के पीछे देखते हैं, आप कहते हैं ये तो मसला ही कोई नहीं था, ये तो राई का दाना था जिसे मैंने पहाड़ बना रखा था। इवन बहुत सारी चीजें जोक लग रही होती हैं कि ये क्या मैं बेवकूफ़ी कर रहा था। तो बस हंसकर हर गम को टालते जाएं, और हम भी टालते हैं। मेरे ख्याल से ब्रेक पर चलते हैं, तो यहाँ वक्त है ब्रेक। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी पहलवानी की। तो फन्ने पहलवानी के नामवर शहज़ोर गामा पहलवान के आखिरी चश्मो चराग और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले मोहम्मद ज़ुबैर अल मारूफ झारा पहलवान को दुनिया से रुखसत हुए 34 साल गुजर गए हैं।
झारा पहलवान ने 1960 में पाकिस्तान के मशहूर पहलवानों के खानदान में आंख खोली। झारा पहलवान का पहला मुकाबला जो है वो 27 जनवरी 1978 को गोगा पहलवान गुजरावाला से हुआ और कजाफी स्टेडियम लाहौर में उन्होंने मुकाबला किया और उन्होंने इस दौरान जी अपने हरीफ को सिर्फ 17 मिनट में चित्त करके अखाड़े में अपनी हुक्मरानी के झंडे गाड़े। क्या बात है जी। और अगले ही बरस यानी फिर 1979 में जापान के मशहूर पहलवान अनोकी के साथ मुकाबला किया। 36 साल अगर देखा जाए तो अनोकी की उस वक्त उम्र थी, जबकि उनके सामने जो पहलवान था वो 19 साल झारा था, जो कि चट्टान की तरह डटकर खड़ा था। 5 राउंड बराबर रहे, जिसके बाद जापानी पहलवान ने झारा का हाथ ऊपर उठाकर उसे मुकाबले का फातेह करार दे दिया। झारा पहलवान ने अपनी जिंदगी में लगभग 60 कुश्तियां लड़ी और हर मुकाबले में मर्दे मैदान ठहरे। उन्हें फख्रे पाकिस्तान और रुस्तमे पाकिस्तान के खिताबात से भी नवाजा गया। 1991 में झारा पहलवान की बेवक्त मौत से फन्ने पहलवानी का एक सुनहरी बाब खत्म हो गया। झारा पहलवान की कुश्तियों के चश्मदीद गवाह अब्दुल मजीद शेख से खुसूसी हमारी गुफ्तगू हुई है और हमने घर पर जाकर उनके साथ इंटरव्यू भी किया और साथ ही साथ वो जो मशहूर कुश्ती थी उनकी अनोखी के साथ उसकी क्लिप्स भी देखे। तो आइए जनाब आपके साथ भी वो शेयर करते हैं। पहलवानी की कुश्ती की दुनिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर झारे पहलवान और अनोखी के दरमियान लाहौर के कजाफी स्टेडियम में जो मैच खेला गया उसकी बहुत ज़्यादा धूम थी और उसके बहुत सारे किस्से आज भी सुनने को मिलते हैं जो कि बड़े दिलचस्प हैं। मैच से पहले क्या कुछ होता रहा, मैच के बाद क्या हुआ। हमारे साथ उस मैच के कहनी शायद मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो जब उन्होंने मुकाबला देखा उनके क्या तासुरात थे, किस तरह का वो माहौल था और कितना वलवला था लोगों के अंदर। तो अब्दुल मजीद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही उनके साहबजादे मुनीब शेख साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? पहले तो हमें ये बताएं कि झारे पहलवान और अनोखी के दरमियान जो फाइट हुई, आप यानी शाहिद थे, आप वहाँ मौजूद थे, क्या होता रहा मैच से पहले, मैच के दौरान और बाद? असल में इसकी एक बैकग्राउंड है कि अनोखी के लड़ाई हुई थी पहले कुश्ती हुई है ग्यारह के चचा के साथ। अच्छा। वो उस वक्त बूढ़े हो गए हुए थे हकी पहलवान, तो वो उन्होंने गिरा लिया अनोखी ने। ये बच्चा था उस वक्त, तो जिसको बड़ा गुस्सा था और ये छलांगे लगा रहा था कि मैं किसी ना खुद लड़ूं। और ये 15 साल का बच्चा था, इसने क्या, तो वो मैंने इंटरव्यू देखा कि अनोखी खुद इंटरव्यू दे रहा है कि एक बच्चे को मैंने देखा इस तरह, जब मैंने उसको गिराया तो बड़े गुस्से में उसकी आंखों की तरफ मैं देखता रहा। ये अल्फाज हैं उसके कि मैं उसकी आंखों में देख रहा था कि गुस्सा है। फिर 3 साल के बाद मैं जब इसके साथ कुश्ती लड़ा तो मैं हैरान रह गया कि एकदम इतना ताकतवर कैसे हो गया। तो जब ये अनोखी की कुश्ती से एक दिन पहले हमारा पीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें डिसाइड हुआ था कि 5 राउंड होंगे और जब इसमें डिसीजन नहीं हो सकेगा 5 राउंड में तो फिर 6ठा राउंड की डिसीजन होगा, उसमें टाइम पीरियड नहीं होगा कुछ। मगर अनोखी ने 5 राउंड लड़ने के बाद इसके हाथ को ऊपर किया, खड़ा किया, 5 राउंड के आखिर में ख़त्म हो गया तो ये बाहर निकल गया अनोखी, मतलब इसने 6ठा राउंड लड़ा ही नहीं। तो बाकी अनोखी जो था वो वर्ल्ड चैम्पियन था, ये एक बच्चा था, इसकी पहली कुश्ती समझ लें या दूसरी कुश्ती थी, मगर ये जिस तरह लड़ा है वो बहुत बहादुरी से इसने कुश्ती लड़ी है और अनोखी को वर्ल्ड चैम्पियन होने के बावजूद ज़मीन पे लटाई रखा है और वो अपनी बचत ही करता रहा, यही हमलावर होता रहा उस पर। और माशाल्लाह उस दिन दुनिया जो थी कि वो स्टेडियम फुल था और वो दंगल भी मेरे खालाजाद भाई ने करवाया हुआ था अपना, तो वो टिकटें हमारी नहीं बिक सकी थी क्योंकि बैंक के साथ था हमारा, तो बैंक बंद करके दौड़ गया 2 बजे। तो फिर स्टेडियम के बाहर लोग बहुत ज़्यादा थे, तो मेरे कज़न ने कहा कि इसके खोल दे दरवाजे, वो लोगों को फ्री आने देंगे, वो लोगों को इतना जोशो खरोश है तो इनको आने दें। तो फिर सारा स्टेडियम बढ़ गया। वाह, क्या आपने अंकल खूबसूरत तरीके से, इतने शानदार वाक़ये थे माजी के और आपका अंदाज़े बयान बड़ा अच्छा था जिस तरह आपने ये बयान किए हैं। तो नाज़रीन यकीनन ये किस्से सुन के, ये वाक़यात सुन के आप में भी बड़ा जोश पैदा हो रहा होगा और आप भी
चाह रहे होंगे कि जनाब हम भी देखें, अगर हमने वो फाइट मिस कर दी है तो यकीनन आपको देखनी चाहिए, आप ज़रूर देखिए, हम आपको रेकमेंड करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि आपसे हम इजाज़त लेके और कोई काम नहीं करने वाले। मैं और अंकल मिलकर वो दोबारा से फाइट देखने वाले हैं झारे और अनोखी की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अनोखी पहले जो है मोहम्मद अली कले के साथ इसका मुकाबला हो चुका था, ये देखो। ओह वाह, ये तो बड़ा दाव मारा है। ये देखे दोबारा फिर से जीता, एक बार फिर वही दाव। वाह क्या बात है। आप जो बता रहे थे ना कि ये लेटा ही रहा अनोखी, ये लेटा ही रहा, डिफेंस ही करता रहा, अटैकिंग पोजीशन में हम देख रहे हैं जा रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हम देख रहे हैं कि जी इसराइली दहशतगर्दी जो है वो दीगर मुल्कों को अपनी लपेट में लेने लगी है। इसराइल ने कतर पर बड़ा फ़ज़ाई हमला कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ हम देख रहे थे कि इसराइल ने दोहा में हमास के दफ्तर समेत कई बड़ी इमारतों को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म और फ़ौज ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया है कि हमले में हमास के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है। और हमले के फौरी बाद ये खबरें भी सामने आने लग गई कि फ़ज़ाई हमला हमास के रहनुमाओं के इजलास पर किया गया, जिसमें हमास के मुज़ाकराती क़यादत जो है उसके भी शहीद होने की इतलात बताई जा रही थी। मगर हमले के फौरी बाद दोहा में हमास के सियासी दफ्तर के रुकन सुहेल अल हिंदी ने रहनुमाओं की शहादत की तरदीद की और बताया कि इसराइली हमले में हमास की आदत महफूज रही है। ताहम अब मुख्तलिफ मीडिया की जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं कि कतारा में फ़ज़ाई हमले में सीनियर रहनुमा के बेटे और सेक्रेटरी समेत 6 अफराद शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। कतर ने इसराइली फ़ज़ाई हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कहा है और ये कहा है कि इसराइल का ये हमला कतर की सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला है। जी बिल्कुल, और इसराइल जो है वो अपनी रविश पर बरकरार है और कतर ने जी गजा जंगबंदी मुआहिदे से खुद को अलहदा करने का इंदिया दे दिया है। ताहम हम देख रहे हैं कि वाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि अमरीकी हुकूमत की जानिब से कतरी हुकाम को आज दोहा में होने वाले इसराइली हमले के हवाले से आगाह किया गया था। ताहम जो कतरी हुकाम है उनकी जानिब से इस हवाले से तरदीद की गई है और इस्लामी मुल्कों समेत दुनिया भर से इसराइली हमले की शदीद मजम्मत का सिलसिला भी जारी है और कतर के साथ जी मुकम्मल तौर पर खड़े रहने का ऐलान भी किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अगर हम बात करें तो वो दोहा में इसराइल की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत कर रहे हैं और उन्होंने कहा जी हम ये जो हमला किया गया कतर पर इसके हवाले से बहुत आवाज़ भी उठा रहे हैं और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी और ख़तरनाक इश्तियाल अंगेज़ी भी है। बिल्कुल, इसी से मुताल्लिक बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में एंकर पर्सन और एनालिस्ट यासिर रशीद। यासिर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शुक्रिया। यासिर, इसराइल ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए हम देख रहे हैं कि जनाब अब कतर को भी निशाना बना दिया, जिसको अमेरिकन प्रोटेक्शन कहा जाता है कि हासिल है हर तरह से। आलमी सतह पर अब आने वाले दिनों में इसके क्या असरात हो सकते हैं? क्या अब मुज़ाकरात से जो मुसालियतकार का किरदार अदा कर रहा था कतर, उससे अब पीछे हट जाएगा जिसका इंदिया भी दिया जा रहा है? अच्छा, दो तरह की उज़ैर स्कूल ऑफ थॉट पाई जा रही है इस हमले के बाद। एक तो ये कि इब्तदाई तौर के ऊपर जब आपको याद होगा इजराइल ईरान जंग जारी थी, उस वक्त भी ईरान की जानिब से कतर पे हमला किया गया था। जब वो हमला किया गया था तो उसके ऊपर बात ये की गई थी ईरानी हुकूमत की तरफ से, बयान इसी तरह का ही था कतरी हुकूमत का कि हम इस जारहियत का भरपूर जवाब देंगे, ये हमारी इलाकाई सालमियत के ऊपर हमला है। तो उस वक्त ईरान की तरफ से भी यही कहा गया था कि इनको पहले मुतनब्बे किया गया था, आगाह किया गया था और इनको कहा गया था कि अपने जो अमला है ये यहाँ से हटा लें। जिस पे आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि हम शुक्रिया अदा करते हैं कतरी अमीर का कि उन्होंने हमें पहले इसका आगाह कर दिया, वार्निंग दे दी, और हम ईरान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें पहले मुतनब्बे कर दिया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भी हमला उसी तनाजुर में है, ये भी पहले आगाह कर दिया गया होगा, लेकिन इसके अंदर एक फ़र्क है बुनियादी तौर पे। वो फ़र्क ये है कि वो जो पहले हमला हुआ था वो एक यानी आप ये लगा लें कि सिर्फ अलार्मिंग सिचुएशन पैदा करने के लिए अलामती तौर के ऊपर एक ऐसी जगह के ऊपर हमला के जिसे ताकत का इस्तारा समझा जाता था मिडल ईस्ट के अंदर, उस जगह पे हमला किया गया सर। लेकिन ये उस दफ्तर के ऊपर हमला किया गया है जो अब से नहीं कई सालों से फाल है। हमास की क़यादत कतर के अंदर मौजूद रहती है, सारी मुसालिहतकारी कतर के अंदर से होती है,
तालिबान के मामले के ऊपर ले लें तो तालिबान को अमेरिका के साथ जितनी भी डील का सामना करना पड़ा है वो कतर के अंदर करना पड़ा है। आप मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में से कतर अगर मजबूत हुआ है तो वो इस वजह से हुआ है कि उसने पूरी दुनिया में अमन लाने के लिए बड़ी ताकतों के दरमियान मुसालिहत न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर इसे समझा जाता है और बड़ा सेफ एंड सिक्योर समझा जाता है कि सब लोग यहाँ पर आके बातचीत करेंगे। तो ये वजह है कि उसकी दोनों अतराफ में जो दो दुश्मन हैं उन दोनों के साथ ही उसके रवाबित अच्छे हैं। तो ये मुसालिहतकारी से ज्यादा उस इजराइल के उस मुआहिदे को सबसे बड़ा नुकसान है, अब्राहम अकॉर्ड को, जिसको बराहीम मुआहिदा भी कहा जाता है। 3 मज़ाहिब का मुआहिदा जिसमें ईसाई हैं, जिसमें मुसलमान हैं, जिसमें यहूदी हैं, कि उस मुआहिदे के तहत ये जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो इजराइल को कबूल करेंगे। उस पे उन्होंने फ्रंट के ऊपर रखा हुआ था कतर को। अब जब ये हमला हुआ है तो वो कतर की बैनुल अक़वामी साख को भी हमला है, वो उससे बैकफिट पे जाने का भी एक इंदिया है, और दूसरा ये कि वो असैसिनेशन बाकायदा उन लोगों की गई है जो कतर ने जिनको पनाह दी, जिनको बतौर चेहरा बनाया हमास का, और उनको दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया। तो अब आने वाले दिनों में आपको ये एक बहुत बड़ा केओस और टर्मोइल लेकिन यासिर, हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी समझ नहीं आती। वो पहले भी बारहा इस तरह की बात करते हैं और दोबारा से, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि रिपीट हुआ, उन्होंने कहा कि आगाह किया, लेकिन कतर ने इस हवाले से तरदीद भी कर दी। तो डोनाल्ड ट्रंप सालिसी का रोल प्ले कर रहे हैं और एक तरफ से मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ से हमले भी जारी है। ईरान पर भी हमला हो गया, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं अब कतर पर भी हमला हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं? अच्छा, एक बहम इसमें समझने की चीज़ ये है कि अगर तो ये हमला कतरी हुकाम को बाकायदा आगाह करवा के फिर किया गया तो फिर इसके मामलात और हैं। फिर आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप सेफ जोन के अंदर है। आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो मुस्तकबिल में इजराइल को फिर से हिमायत जारी रखेगा। अगर तो ये आगाह नहीं किया गया और बाकायदा असैसिनेशन है, इजराइल ने अपनी जारहियत दिखाई है, तो ये इजराइल से बड़ा धचका इस वक्त अमेरिका को है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के आपने जो हालिया दौरे हैं उसके अंदर अंदाजा लगाइए कि अरब ममालिक के साथ बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुआहिदे हुए हैं, और वो एक आधे साल के मुआहिदे नहीं है, वो देरपा मुआहिदे किए गए हैं जिसमें किसी से 10 साल का एग्रीमेंट है, किसी से 12 साल का एग्रीमेंट है। ये बुनियादी तौर पे कहा तो ये जाता रहा कि अब्राहम अकॉर्ड के मामले के ऊपर तमाम मुआहिदे। तो यानी यूं कह सकते हैं कि अब अभी अमेरिका के कंट्रोल में भी नहीं है इसराइल, जो सूरत हाल लग रही है। ट्रंप आप अमेरिका के कंट्रोल में इसलिए इजराइल नहीं है कि इस वक्त जो काबीना अमेरिका की है उसमें 70% लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अपने तय फैसले कर रहा है। जब ये ईरान के ऊपर हमले की बात थी उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी, फोन पटखे गए थे। ये बाकायदा तौर पे रिपोर्ट हुआ था उन रिपब्लिकन्स की जानिब से जो ट्रंप के बहुत करीबी समझे जाते हैं। तो ये एक अंदर रिफ्ट है, उनकी अपनी काबीना के अंदर रिफ्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने साल फंड किया हुआ है, हमारा लैपालक बच्चा है, तो जिसके ऊपर फंड किया हुआ है उससे अगर हमें रीफंड ना होगा और इस तरीके से मुतनफर हो जाएंगे तो फिर हमें ज्यादा नुकसान। अच्छा यासिर, आप जिस तरह अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे थे, और इसराइल की बड़ी ख्वाहिश है कि खास तौर पर ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये इसराइल को तस्लीम कर लें, और अमेरिका जो है इस पर बहुत जोर भी डाल रहा होता है और बड़े तरीके से सिफारतकारी भी कर रहा होता है मनवाने के लिए। आपको नहीं लगता कि जिन्होंने तस्लीम किया इसराइल को, जिन मुस्लिम कंट्रीज़ ने, अब वो भी सोच में मुब्तला होंगी, और जिन्होंने कोई करना था या जो कोई सोच विचार कर रहे थे कि हम तस्लीम करेंगे इसराइल को आगे आने वाले दिनों में, अब वो भी रुक जाएंगे इस कार्रवाई को देखते हुए? आप एक लम्हे को मुस्लिम ममालिक को साइड पर रखते हैं, आप पहले यूरोप को देखें। आप ये देखिए कि अमेरिका वर्सेस रशिया, इस ब्लॉक की तकसीम करें तो आपको कौन नजर आएगा? आपको अमेरिका नजर आएगा, आपको इजराइल नजर आएगा, आपको पूरा यूरोप नजर आएगा, आपको कनाडा, ये सारे ममालिक एक तरफ नजर आएंगे। आप इस पूरे मामले के ऊपर सबसे पहले ये देखिए कि इजराइल को शटअप कॉल किसकी तरफ से दी गई है। बाकायदा तौर पे किसकी तरफ से कहा गया है कि हम ये तस्लीम नहीं करते, किसकी तरफ से कहा गया है कि अगर ये नई जंग करना चाहता है, नया ऑपरेशन करना चाहता है, तो ये खित्ते के लिए बदमनी का बायस होगा, तबाही का बायस होगा। यूरोप के कई ममालिक ने बात की, फ्रांस ने बात की है, सर केयर स्टॉमर की तरफ से बात आई है। तो जब ये उन लोगों की तरफ से बातें आई हैं तो ये तो छोड़ दीजिए, ये तो दूसरी दर्जाबंदी में है। वो जो पहली दर्जाबंदी के लोग हैं उनकी अपनी आरा ये है। इजरायली सिपाही, इजराइल के अंदर एक बुनियादी तौर पे वहां पे बच्चों की पैदाइश से लेके उनके बड़े होने तक एक पूरा तरीका कार वज़ा किया गया। बच्चों को किस तरीके से पालना है, किस तरीके से परवरिश करनी है, क्या सिखाना है, क्या जहन साजी करनी है। फौजी ट्रेनिंग लाजमी है इनकी। और उन लोगों को बाकायदा तौर पे ये कहा जाता है कि आपने जिंदगी में एक बार फौज के अंदर जरूर आना है। फिर ये कहा जाता है कि आप रिजर्व फौजियों के अंदर
शुमार रहेंगे, दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद रहेंगे, मुल्क आपको बुलाएगा, आप अपनी नौकरी छोड़ के आएंगे, और आते हैं वो। आप गुज़श्ता 1.5 साल के अदादो शुमार ले लें जी, हजारों ऐसे फौजी हैं जिनकी तरफ से इनकार हुआ है कि हम नहीं जाएंगे। उनके अंदर नफ्सियाती तौर के ऊपर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, वो वहशीपन का शिकार हो रहे हैं। आप वहां पे सुसाइड की अटेम्प्ट देखें फौजियों की कि वो कितनी कर रहे हैं। तो ये अंदरूनी तौर पे रिफ्ट है, लेकिन वो एक हवा होता है कि अपना आप कायम करके रखना है। आप हमास को देखें, खत्म करने की बात की, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मोतबर और सबसे टेक्नोलॉजी की हामिल वो अपनी एजेंसी को गर्दानते हैं इजराइल वाले। हमास की उस चंद किलोमीटर की पट्टी के अंदर उनको टारगेट बनाने में मुश्किलात पेश आती है। अपने कैदी नहीं छुड़वा सकते। इस्माइल हनिया को टारगेट कहां किया गया? गजा में नहीं, ईरान के अंदर। ये आज टारगेट किसको किया गया? खलील अल हैया को टारगेट करने की कोशिश की गई। खलील हैया कौन है? अनपढ़ आदमी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है गजा यूनिवर्सिटी से, मास्टर किया हुआ है हदीस के अंदर, जॉर्डन से किया हुआ, पीएचडी स्कॉलर है। इस तरह के दिमाग हैं। वहां पे अलजैफ इनके रहनुमा हुआ करते थे, और अलजैफ के बारे में यह कहा जाता था 9 जिंदगियों वाली बिल्ली, जिनको 9 बार टारगेट करने की कोशिश की गई, बच निकले। वो नीचे सुरंगों का पूरा जाल है, वो जाल नहीं खत्म कर सके अभी तक। उनको कंक्रीट से भरने की कोशिश करते रहे, ये नहीं पता चल रहा कि इसके नीचे शहर जो आबाद किया गया है, ये कहां कहां तक आबाद किया गया। इस्माइल हनिया को मारने के बाद समझा हमास खत्म, नहीं खत्म हुई। याहिया सिनवार को मारने के बाद समझा कि हमास खत्म, नहीं खत्म हुई। याहिया सिनवार के भाई को मारने के बाद समझा हमास खत्म, नहीं खत्म हुई। जब तक ये समझ नहीं आएगी कि ये नजरियात हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स नजरियात हैं, वो अपने पेशरू नहीं छोड़ के जाते। ये कल खलील अल हैया के बेटे को टारगेट किया गया, उनकी असैसिनेशन हुई है। उनके 2 गार्ड साथ में मौजूद थे, उनकी असैसिनेशन हुई है। एक डायरेक्टर थे, उनकी असैसिनेशन हुई है। जब आप किसी के ऊपर सिर्फ मुसल्लत होना चाहेंगे ना, तो उनकी जो तीसरी नस्ल भी है ना, वो भी कभी ना कभी आके आपका कला कमा अच्छा, यासिर, ये तो आपने नजरियात की बात करी। लास्टली ये बताएगा कि हम अब देख रहे हैं कि कोई आखिर में कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही है, अमली तौर पर सारे मिलकर भी कोई लगाम नहीं डाल पा रहे हैं इसराइल को, और ये अमन के लिए तो फिर मजीद खतरा बनता जा रहा है। पहले ईरान था, फिर कतर है, फिर आगे कोई ना कोई और मुस्लिम कंट्री होगी, और ये तो फैलता जाएगा फिर इस तरह। अच्छा, ये वैसे तो सोचना चाहिए बहुत सारे ममालिक, लेकिन हकाइक के एतबार से अगर देखें तो आप ये देखिए कि इजराइल की कितने ममालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जो हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट इजराइल की है। मैंने जो बात की थी कि वो अपने बच्चे की पैदाइश से लेके उसकी जवानी तक जो तरबियत करते हैं वो कई मराहिल के अंदर होती है। जहन साजी होती है, नौकरी नहीं करनी, कारोबार करना। अच्छे बिजनेसमैन यानी वो मैं अब उसको मैं ये नहीं कर रहा, मैं आइडियलाइज नहीं कर रहा। हाँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि हमें बतौर मुस्लिम उम्मा जो तरबियत दी गई थी, असलाफ की जो रिवायात थी, जो हमारा दीन हमें सिखा रहा था, अगर हमने वो अडॉप्ट किया होता, सही तरीके से अडॉप्ट किया होता, जिंदगी के असलूब सीखे होते, तो हम इनको मात दे चुके होते। हम वो भूले, लेकिन वो तरबियत इस तरीके से करते हैं कि बाकायदा तौर पे बच्चा जब पैदा होना हो तो माँ रियाजी के सवाल हल करती है, वो म्यूजिक सुनती है, और वो ये समझती है कि ये सुनने से बच्चे के ज़हन यासिर, अस्करी ताकत की तो उनकी क्या बात करें। मौशी पूरी दुनिया की लगामें उनके हाथ में है, जो कि हमारे हाथ में होनी चाहिए थी अगर हम असलाफ की रिवायात पर अमल करते, उनके दिए हुए सबक पर अमल करते। और बिल्कुल बिजनेस में ये लोग बहुत आगे हैं, और हर मैदान में। बहुत शुक्रिया यासिर रशीद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है, अब आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करती है, और कतर पर हमले के बाद अब देखना ये कि क्या मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ पाएगा या फिर यहाँ पर मुज़ाकरात को ख़त्म समझा जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और शोबिस की चमकती दमकती दुनिया की कुछ बातें आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जहाँ पर हर खबर चटपटी है, हर गपशप मज़ेदार है, और हर खबर के पीछे एक नया रंग है। कभी हंसी, कभी हैरत, तो कभी होश उड़ा देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं। तो जनाब डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब से, जिनके पास बहुत सारी गॉसिप्स हैं, बहुत सारी कहानियां। जी, गॉसिप्स की बात हो रही है तो हारून साहब से ही हम बात हारून, वेलकम वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं मामलात के, हमारे अदाकार अक्सर मुआवजों पर ताखीर का शिकवा करते नजर आ रहे हैं, तो क्या मसला है ये, और ये इंडस्ट्री की साख पर कितना मुतासिर होगा, कितना असर होगा इसका? बिल्कुल, वेलकम माहम। आज आपसे पहली दफ़ा इंटरेक्शन हो रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये जो मामला है मुआवज़ों का, फ़नकारों के हवाले से जो आवाज़ उठाई जा रही है, ये कोई मामला ऐसा नहीं है जो कि मैं और आप ना जानते हों। जो भी मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं,
किसी भी कैपेसिटी में, चाहे वो कैमरे के आगे हों या कैमरे के पीछे हों, ये जानते हैं कि ये बात अक्सर उठाई जाती है, कभी दबे दबे लफ्ज़ों में और कभी वाज़ेह अल्फाज में। लेकिन कुछ 4-5 महीने से इस पर बात हो रही है, इस मौजू को उठाया जा रहा है और तमाम फ़नकार जो हैं वो कहीं ना कहीं इस मसले की तरफ निशानदही कर रहे हैं कि अब ये मसला जो है ये इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने लगा है। फ़नकारों का जो है वो दिल नहीं चाहता काम करने को, नया प्रोजेक्ट साइन करते हुए डर लगता है कि उनको मुआवजा मिलेगा वक्त पर या नहीं, और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी इस सर्कुलर डेट में फंसे हुए हैं कि चैनल जो है वो उनको पैसे नहीं दे रहा। चैनल के पास शिकायत ये है कि जी जो इश्तेहारात चलाती हैं एजेंसियां वो उनको पैसे नहीं देती। तो इस तरह एक पूरा जो इकोसिस्टम है वो अंदर से दीमक की तरह चाटा जा रहा है, बिकॉज इसके अंदर जो मुआवजे हैं वो वक्त पे अदायगियाँ नहीं होती। और फ़नकारों के लिए और तकनीककारों के लिए, जो लोग कैमरे से पीछे काम कर रहे होते हैं, क्रू के जो लोग होते हैं जिनको वैसे ही मुआवजे कम दिए जाते हैं, जिनके लिए वर्किंग कंडीशंस के ऊपर वैसे ही बहुत से सवालात और कंसर्न्स हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे ये सूरत हाल कुछ आइडियल नहीं है। और अभी हमने देखा कि हाजरा यामीन हो, महरीन जब्बार हो, सहीफ़ा जब्बार हों, या फिर हमारे सीनियर एक्टर मोहम्मद अहमद साहब हों, उन्होंने बार बार इन चीज़ों की तरफ उन्हीं का जिक्र है। उन्होंने तो ये भी कहा है हारून साहब के वार्डरोब के हवाले से, वो कह रहे हैं कि कहीं पर तो मुझे ये भी कहा जाता है कि अपने कपड़े खुद पहन कर आएं और ये सारी सूरत हाल होती है। तो इतना, और वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी। आमतौर पे जो सपोर्टिंग कास्ट होती है या जो सानवी किरदारों में फनकार होते हैं उनको तो यही कहा जाता है कि आप अपने कपड़े पहन कर आ जाएं, एक साथ एक और जोड़ा भी ले आइएगा ताकि ऑप्शन के तौर पे हम देख लें कि क्या पहना जाए। तो सिर्फ सीनियर जो मेन लीड के कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए लिबास जो है वो मुहैया किए जाते हैं, बाकी सबको अपने ही कपड़े पहनने पड़ते हैं और ये बहुत ज्यादती की बात है। बिल्कुल हारून, और फिर वो हम देख रहे होते हैं कि वही वार्डरोब जो है रिपीट भी हो रही होती है मुख्तलिफ ड्रामों में, जो कि स्क्रीन के लिए भी अच्छा नहीं लगता। सोचना चाहिए इस बारे में डायरेक्टर्स को। अच्छा हारून, मैं मंटो नहीं हूँ, इसमें खातून की जिसामत से मुतालिक जो बयान है उस पर बहुत ज़्यादा तनाज़ा खड़ा हो गया, बड़ा मुतनाज़ा बयान इसे कहा जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ड्रामा राइटर्स को अपनी ज़ुबान और उसलूब पर कितनी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, कितना गौर फिक्र करना चाहिए? अगर आपने कुछ लिख दिया है तो आप जनाब दोबारा उसकी प्रूफ रीडिंग करें, दोबारा उसको देखें कि जनाब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है सोसाइटी पर। वो तो तब होना जब आप इस बात पे आमादा हों कि जी आपकी भी लिखाई में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर आप ये समझें कि आपके ऊपर आसमान से जो है वो सहीफ़े नाजिल होते हैं तो फिर जो है वो आप बिल्कुल भी उसको रिवाइज़ करना नहीं चाहेंगे। और खलीलुर रहमान कमर साहब ये बहुत कह चुके हैं कि उनको आमद होती है और फिर उसके बाद उनका कलम रुकता नहीं, तो वो मुड़ के पढ़ेंगे भी नहीं कि उन्होंने क्या लिख दिया है। तो बीवी के बारे में उन्होंने कहा कि जी वो आपकी बीवी, हम देखते हैं कि राइटर्स ड्रामा वगैरह तो लिख देते हैं, उन पर इतनी तनकीद नहीं होती है। बस ये होता है कि कोई स्टार हायर कर लिया है और वो अगर एक्ट कर रहा है तो कोई बहुत नामवर अदाकार है वो उसमें काम कर रहा है तो ज़बरदस्त हो जाएगा काम। लेकिन बड़े बड़े ऐसे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं जिनको स्क्रिप्ट बहुत पैथेटिक दी होती है। जी, और आप देखिए खलीलुर रहमान कमर साहब की भी, अब मैं कल ही देख रहा था जिस ब्लॉग में उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उसमें जो आखिरी ड्रामे की बात होती है वो मेरे पास तुम हो है, जो कि एक बहुत कामयाब ड्रामा था उनका लिखा हुआ। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं और वो खुद भी शायद भूल गए कि उसके बाद उनके 2 ड्रामे और भी आए थे जो कि है सुन मेरे दिल और जेंटलमैन, जो कि दोनों ही बिल्कुल नाजरीन में मकबूल नहीं हो सके। तो जब वो यही कहते हैं ना कि बीवी को देख के मोटिवेशन इसलिए नहीं होती कि वो मोटी होती है, इस तरह की बातें जो है वो आजकल के नाजरीन और ख़ास तौर पर यंग जनरेशन जो है, जो कि इन चीज़ों की सेंसिटिविटीज़ के बारे में जानती हैं, किसी का मोटा होना, किसी का काला होना, किसी का कद छोटा होना, इन चीज़ों को अपने राइटिंग से निकाल देना चाहिए। अच्छा, राइटिंग तो चले हारून एक अलग रह गई, उन्होंने एक और जनाब अपनी ज़ुबान से भी जो है वो किसी को तकलीफ पहुंचा दी है। नादिया खान की उन्होंने बात की है कि उनकी अदाकारी जो है वो बड़ी बयार के मुताबिक नहीं है, उस पर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए हैं। कहते ना तो इंग्लिश आती है ना ही उन्हें उर्दू आती है। क्या ये नादिया खान पर जो तामीरी तनकीद कर रहे हैं या फिर ये तंज किया गया है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए जी, अभी इस वक्त जो इंडस्ट्री में है 2 तरह की बातें चल रही हैं। एक वो लोग जो कि रिव्यूज़ को कंस्ट्रक्टिवली लेते हैं और एक वो लोग जो कि रिव्यूज़ को बहाना बनाकर रिव्यूअर्स को जो है वो उनकी टांगें खींचते हैं। मुझे भी इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। नादिया खान बैठी हैं, अतीका ओडो बैठी हैं, मरीना खान बैठी हैं, वो भी एक शो के ऊपर रिव्यूज़ कर रही हैं। तो उनको जो है निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मैं मरीना और अतीका के साथ तो काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन नादिया के बारे में उन्होंने बड़े सख्त जुमले बोले।
तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, एक तो ये कि राइटर जो है वो ये कास्ट तय नहीं करता। दूसरा, यस वी एग्री कि नादिया का जाहिर है कि उस तरह का बॉडी ऑफ वर्क नहीं है जैसा अतीका का या मरीना का या फिर खलील साहब का रहा हो, एक्टिंग के हवाले से या ड्रामों के हवाले से। लेकिन इसके बाद वो एक व्यूअर तो हैं, और हम सब जो हैं वो टेलीविज़न के ड्रामे देखते हैं, हम सब देखते रहे हैं, हम सब पाकिस्तान में टेलीविज़न इंडस्ट्री की हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं। तो हम ये अपना ओपिनियन तो जाहिर कर सकते हैं ना, तो उसमें उर्दू अच्छी है या नहीं। हम देख रहे हैं कि शोबिस की दुनिया से और बहुत दिलचस्प खबरें भी आ रही हैं और हैरत अंगेज भी, कि हम देख रहे हैं गुलकारा कुरतुलैन बलोच पर भी रीच ने हमला किया, जिस पर मदाह खासे परेशान भी हुए। और ऐसे हालात में हम देखते हैं कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी पब्लिक लाइफ और ज़ाती लाइफ को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, देवसाई में थी कुरतुलैन बलोच, वहाँ कैंपिंग कर रही थी। 3000 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ ये पार्क है, और वहाँ पे एक ब्राउन बेयर ने उनके ऊपर हमला किया और उनके दोनों बाजू जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि वैसे वो अब रूबा सेहत हैं और इंशाल्लाह दोबारा वो अपनी म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस करती नज़र आएंगी। लेकिन ये है कि ये जो पर्सनल लाइफ और उसके अंदर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, हादसा होते हैं, वो चाहे ज़ाती नौयत के हों या इस तरह का कोई हादसा हो जहाँ पर किसी तरह जो है वो कोई फनकार ज़ख्मी हो जाए, ये जो है ये इंस्टेंटली आप सोशल मीडिया की जीनत बन जाते हैं। लोगों के पास फ़ोन हैं जिनमें कैमरास हैं, तो तस्वीरें और बातें फ़ौरन जो हैं वो मीडिया के ऊपर आती हैं। तो थोड़ा सा जो सारिफीन को भी ये ख्याल करना चाहिए कि हर फनकार की एक ज़िंदगी जो कैमरे के सामने होती है और एक उसकी ज़ाती ज़िंदगी होती है, तो उसकी प्राइवेसी का भी ख्याल करें। लेकिन खैर, हम दुआ गो हैं कि बिल्कुल हम दुआ गो हैं शोएब कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए मुकम्मल तौर पर, इस तरह का जो वाक़या वो किसी के साथ भी पेश ना है। अच्छा सर, अब हारून, अब राहत फ़तेह अली खान साहब की बात कर लेते हैं जनाब। उर्दू में तो वो कमाल करते ही हैं, बंगाली ज़ुबान में भी उनका जो गाना है वो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे इक़दाम पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को आलमी सतह पर मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? और हमारे तो अब ताल्लुकात भी जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं बांग्लादेश के साथ, जब से इंडिया को मार पड़ी है वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए, हमारे तो उनके साथ बहुत देरीना ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं। एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी रहा है। तो राहत का गाना मैं सुन रहा था, तुमी अमर प्रेम प्याशा, और रुबाइयात जहान है उनके साथ, ये डुएट सॉन्ग है। तो वो बांग्लादेश की बहुत खूबसूरत मशहूर, हारून मतलब दोनों ही बड़े कमाल के सुरीले हैं और लग रहा है कमाल के गुलकार। दूसरी गुलकारा को तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारी पहुंच से दूर है। लेकिन लिरिक्स जो हैं वो समझ नहीं पाए हम, लेकिन एंजॉय किया। अब आप ट्रांसलेटर बन के समझाएं क्या है जल्दी। आपको आइडिया है क्या कह रहे हैं ये, क्या इसका मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। और वो जाहिर है लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग। और तुमी अमर प्रेम प्याशा, तुम मेरी मोहब्बत का प्याला, तो ये गाना है जी। और बड़ा पेपी लैटिन सॉन्ग है। इसमें अलाप भी देते हुए नजर आएंगे। राहत शुरू में बिल्कुल उन्होंने अलाप दिया है, लेकिन उसके बाद जब वो एक पेपीनेस आती है ना उसके अंदर, तो बड़ा डांसेबल सा सॉन्ग है। और मैं बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ। अभी राहत कॉन्सर्ट भी करके आए थे 2024 में, बहुत बड़ा कॉन्सर्ट बांग्लादेश में उन्होंने किया। और फिर अब ये गाना भी, तो बहुत अच्छे राब्ते जो हैं वो इस्तवार हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरे ख्याल में और एक्सचेंज होना चाहिए, वहाँ ज़बान समझने वाले लोग भी मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त बात हो गई और इससे पाकिस्तान का इमेज जी है और बहुत बेहतर होगा। और हमारे अदाकार गुलकार भी जो हैं वो सरहद पार जाकर भी काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सरहद पार से दीगर ममालिक में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से देखें तो मदद के लिए आ रहे हैं, आगे बढ़ चढ़ कर इमदाद भी कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान इंडस्ट्री में क्या सूरत हाल है और क्या समझते हैं कि सेलिब्रिटीज़ को इस तरह आगे आना चाहिए और मदद करनी चाहिए सैलाब के जो जितने भी मुतासरीन लोग हैं? हदीका ख्यानी हैं, उन्हें आइडियलाइज करना चाहिए, अहमद शहजाद हैं। बिल्कुल, हदीका तो इंस्पिरेशन है। मैं अभी एक रील देख रहा था कि वो बाजार में घूम रही हैं और वो ले रही हैं चीज़ें, इमदादी सामान जो है वो इकट्ठा कर रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जी। और भी फनकारों को इस तरह सामने आना चाहिए और अपना छोटा छोटा जो भी हिस्सा डाल सकते हैं वो इसमें डालें। थोड़ी सी देर से फनकारों को ज़रा इस बात का ख्याल आया, उन्होंने यहाँ पर भी लिखना शुरू किया है, कई लोगों ने पोस्ट किया इस हवाले से, कई लोगों ने अपनी सॉलिडारिटी का इजहार किया। तो बिल्कुल, लेकिन हदीका जैसे जो फनकार हैं जो कि इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल में और फनकारों को भी आना चाहिए, अवेयरनेस भी क्रिएट करनी चाहिए लोगों में कि किस तरह वो इस तरह के किसी कुदरती आफत से बच सकते हैं। और फिर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का जो मरहला होता है उस पर भी उनको चाहिए कि वो आवाम की मदद जिस तरह भी कर सकें करें। कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं। आपको याद होगा चैरिटी क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे जहाँ पे फंड रेजिंग की जाती थी।
वो हो सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हों तो लोगों का दिल बढ़ता है जी। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त अरुण आपने आइडिया भी दे दिया साथ, और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव जो मैसेज है दिया है। और उम्मीद करते हैं कि जो इंडस्ट्री है शोबिस की वो इस पर अमल भी करे। इसमें से कुछ लोग भी अगर अमल कर लें तो जनाब सैलाब ज़रदान की बहुत सी मुश्किलात का ज़ाला हो सकता है। चाहने वाले होते हैं, देखने वाले होते हैं, तो तरगीब भी आप दे सकते हैं, तरगीब दे सकते हैं। तो इंडस्ट्री से जी ऐसे लोग आएंगे, मदद करेंगे तो यकीनन आसानी भी होगी, दीगर लोगों को भी, जितने भी परेशान हाल लोग हैं उनकी मदद होगी। और शोबिस के अलावा भी जितने भी मुखय्यर हजरात हैं, हम अपने प्रोग्राम में हमेशा से कहते हैं उनको भी बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए। इसी मैसेज के साथ जी हमें जाना है एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब जी प्रोग्राम में बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जिनको रात में नींद नहीं आती है और या फिर बहुत ज्यादा आती है। ये दोनों सूरतों के हवाले से क्या देखिए, नींद में कोई तफरीक नहीं है दिन और रात की। नींद किसी वक्त भी आ सकती है, सूली पर भी आ सकती है, लेकिन जिनको नहीं आती उनके लिए बहुत मसला है, क्योंकि पुरसुकून नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपने अपना मूड खुशगवार रखना है, सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है, तो अच्छी नींद, डीप स्लीप जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारे लोगों का ये मसला है कि उनको रात में नींद नहीं आती है। तो हमारे साथ ये भी बहुत सारी वजूहात है। और ये वजूहात क्या है, ये जानने के लिए हमारे स्टूडियोज में आ चुके हैं बहुत ही जी खूबसूरत इंसान है हकीम साहब, थोड़ा और हकीम हाफिज फरहान साहब हमारे साथ मौजूद। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ आए और अब हम आपसे चीजें भी खाएंगे मजे की, और हल भी जानेंगे कि नींद क्यों नहीं आ रही। नींद से रिलेटेड चीजें जो है ना वो हम देखेंगे कि इसका मसला कैसे हल हो सकता है। ये तो है। नींद जो है बेसिकली, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। नींद बेसिकली रिचार्ज है। जैसे इंसान सोता है, सोने के बाद उठता है, उसके हाथ पाँव जिस्म एक्टिव हो जाता है, सेल्स रिपेयर हो रहे होते हैं आपके, खुलिये जो है रिपेयर होती है। और ऐसे ही जो बच्चे हैं छोटे, अगर वो नींद ना लें अच्छी तो उनका कद भी छोटा रह जाता है, बाज़ औक़ात कमज़ोरी, नकाहत, दुबले से रह जाते हैं। आप अक्सर देखें जो बच्चे सेहतमंद होते हैं वो बड़ी अच्छी नींद लेते हैं। बच्चा जितना अच्छा ज्यादा सोएगा उतना सेहतमंद होगा। यानी जैसे फोन चार्जिंग पे छोड़ देते हैं, वैसे आपने अपने आप को भी, और आपने मौजूदा दौर की मिसाल दी। इसमें ना एक और चीज है कि अगर आप नींद ना लें, आप मुसलसल ड्राइविंग कर रहे हैं, आप सोए नहीं 24 या 30 घंटों से, तो आपसे वो स्टीयरिंग भी पकड़ा नहीं जाता। यानी कि नींद का गलबा इतना होता है, और उसके बाद आपके हाथ जो है ये शेल हो जाते हैं। अब नींद जो है ना आने की वजूहात क्या है? आजकल के दौर में तो टेंशन, परेशानी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, और उससे भी ज्यादा स्क्रीन टाइम, मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, और फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। उसकी बुनियादी वजह उससे ड्राइनेस पैदा होती है। कैफीन, चाय का कसरत से इस्तेमाल। आप देखें ना, जब भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं या आप कोई काम कर रहे होते हैं तो चाय किस लिए पीती हैं? कि नींद ना आए। आपको क्या खुश्की, ड्राइनेस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से नींद उड़ जाती है। तो इस वजह से ड्राइनेस, खुश्की को ख़त्म करने के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ें तिब में मौजूद हैं। दूसरा हमारा जो तरीक़ाकार है, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, इशा की नमाज पढ़ के आप सो जाएं और क्या करें, सबसे पहले अज़कार करें, सूरह इखलास और सूरह नास और फलक तीनों सूरतें पढ़ लें, और उसके बाद आप सूरह यासीन पढ़ के आप दाईं साइड पे करवट लेके सो जाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से फौरी नींद आ जाएगी। और ये मेरा बड़ा मुजर्रब नुस्खा है। ऐसे अफराद जो कहते हैं आजकल अक्सर पेशेंट आते हैं हमें नींद नहीं आती, रात को 3-4 बज जाते हैं, तो मैं कहता हूँ आप सुबह उठते कितने बजे? जी वो 10-11 बजे। जब आप 10-11 बजे उठेंगे तो आपको अगले दिन भी नींद 3-4 बजे ही आएगी। आप ईशा की नमाज पढ़ के, कई कहते हैं जी हमने बड़ा कुछ किया, मैं कहता हूँ आप सिर्फ सूरह यासीन पढ़ें, ठीक है, या कुरान मजीद खोल के वो पढ़ना शुरू कर दें, और शैतान ऐसा है कि फौरी आपको तबकी देगा कि सो जाएं। तो नींद इतनी अच्छी आती है, फौरन आ जाती है। आपका दूसरे मुजर्रब नुस्खे हैं, ये अज़मुदा हमारा नुस्खा भी है, और मैं बाकी लोगों का भी ये होगा। जब भी कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, और ये मेरी इल्तिमास है कि ऐसे मेरी बहन, भाई, बुजुर्ग जिनको भी नींद नहीं आती, वो वुजू करें या नवाफल पढ़ना शुरू कर दें या कुरान पढ़ना शुरू कर दें, इबादत भी, और उसके बाद नींद भी सुकून की आएगी। उसके बाद इसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, मग़ज़ियात जो है बेसिकली होते ही दिमाग के लिए हैं, ये नींद के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और मैं आपको जो नुस्खा बताने वाला हूँ इतना बेहतरीन नुस्खा है, बच्चे भी शौक से खाएंगे, बड़े भी, और ये जो मेरे साथ खड़े हैं ये भी बड़े शौक से खाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए हम तो पहले है ना जी, तरजीही बुनियाद। अच्छा, उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपने बादाम की गिरी ले लेनी है 100 ग्राम। उसके बाद ये खशखाश, ये बड़ी ज़बरदस्त नींद आवर है, ये भी ले लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद ऐसे अफराद जो शुगर पेशेंट है वो ना लें, बाकी सब इसमें कूजा मिश्री शामिल कर लें 100 ग्राम।
सही। उसके बाद ये धनिया इस्तेमाल करना है 20 ग्राम खुश्क धनिया। उसके बाद ये तुख्मे काहू नींद के लिए बड़ी कमाल की चीज है, ये भी 50 ग्राम शामिल करने हैं। उसके बाद चारे मगज ये लेने हैं, ये भी 50 ग्राम। और उसके बाद ये अखरोट, अखरोट तो बाज़-औक़ात मैं कहता हूँ कि आप एक अखरोट डेली खाना शुरू कर दें तो ये नींद के लिए काफ़ी है और दिमागी कमज़ोरी के लिए भी। अखरोट ले लें 50 ग्राम। उसके बाद इसमें ज़ीरा डाल लें 20 ग्राम, ठीक है। उसके बाद ये खुरफा है, तुख्मे खुरफा, ये डाल लें 50 ग्राम। ये पंपिंग सीड भी कहते हैं इसको, कद्दू के बीज भी कहते हैं, ये भी डाल लें 50 ग्राम। सही। उसके बाद इसमें 20 ग्राम गुले सुर्ख ईरानी, ये फूल डाल लें। अब ये सारा नुस्खा इतना ज़बरदस्त टेस्टी बनेगा, बच्चों को आप इसमें शहद मिला के माजून भी बना के दे सकते हैं। वैसे भी 1 चम्मच आप सुबह शाम खाना शुरू कर दें, पहला दिन ही आप पहला चम्मच खाएंगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दिमाग कितना रिलैक्स हो गया, सुकून। और ये दिमागी कमज़ोरी के लिए, खून की कमी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, नकाहत के लिए बेहतरीन नुस्खा है। अगर ये इस्तेमाल किया जाए तो नींद इंशाल्लाह भरपूर आएगी। उसके बाद नींद के लिए बेहतरीन चीज़ है सरसों ऑयल, जो है ये नाफ के अंदर थोड़ा सा डाल ले और पाँव के तलवों के नीचे। ये इतना आजमाया हुआ है कि मैं कितने अरसे से इस्तेमाल करवा रहा हूँ पेशेंट को। पाँव के तलवों के नीचे लगाना है और नाफ में डाल के थोड़ा सा आप कानों में हल्का सा लगा लें और यहाँ पे अगर हल्की सी मालिश कर लें तो अच्छा, नहीं तो बस उतना ही काफ़ी है। इससे फौरी तौर पे नींद आती है और बड़ा बंदा रिलैक्स होता है। उसके बाद खाने के लिए ये रोगने बादाम अगर 1 चम्मच या आधा चम्मच रोजाना दूध या पानी में इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतरीन है, पहले दिन से इंशाल्लाह नींद अच्छी आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये है देसी घी। देसी घी का इस्तेमाल आप सालन में इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। उसके बाद ये आम जब दूध पीते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन चीज़ है चूरी, जो अक्सर पहले बनती होती थी, तो चूरी बना के खाएं, बेहतरीन इलाज है नींद का। उसके बाद हम बात करते हैं, बाज़ों का ऐसा होता है भूख की वजह से, आम भूख नहीं लगती, उससे भी चिड़चिड़ापन और तबीयत खराब होती है, उसकी वजह से भी बाज़ौक़ात नींद नहीं आती। तो उसके लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये बादियाँ के फूल। ये एक फूल लें, एक सब्ज़ इलायची ले लें, ठीक है। ये 2 चीज़ें लेके इसका कहवा बनाएं, इसमें शहद मिला के तो ये पिए तो बेहतरीन भूख भी लगेगी और नींद भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आएगी। और जिनको 24 घंटे भूख लगती, हाँ, जिनको 24 घंटे भूख लगती है वो अपना चेकअप करवाएं, उनके पेट में कीड़े तो नहीं है, क्योंकि अगर कीड़े हैं या एच पायलोरी का इशू है तो उसका इलाज करवाएं। यानी कि मेरे साथ मामला सारे कोई और खा रहा है। अच्छा, उसके बाद ऐसे अफराद जो आपने बात कही थी नींद जिनको बहुत ज्यादा आती है, हर टाइम बैठे बैठे सोए रहती हैं, जब भी कोई काम करें। और इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि इसमें जो जिनको ज्यादा नींद आती है अपना खाना कम करें, क्योंकि खाना ज्यादा खाने से, क्योंकि इस पर में हदीस है, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज्यादा खाना इंसान को कुंद ज़हन भी बनाता है और नींद आवर भी है। और आप अक्सर देख लें, अगर आपको नाइट में, रात में आप खाना ज्यादा खा लेंगे आपको नींद ज्यादा आएगी, आपकी सुबह की तहज्जुद की नमाज, सुबह की फजर की नमाज अक्सर रह जाएगी। रात को खाना बिल्कुल कम खाएं तो इंशाल्लाह आपको नींद कम आएगी। इसका भी कोई हल लगे, आप बता दें कि कोई साथ वाला आपके जमाइयाँ ले रहा और उसकी गनुदगी के असरात आप पे ना आए, उसका क्या हल है? उसके लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ के उसकी साइड पे आप ये पर्सनल अटैक हो रहा है, ये पर्सनल अटैक हो रहा है। और अब नींद के लिए एक जबरदस्त किस्म का नुस्खा बताने वाला हूँ मैं आपको। ऐसे लोग जिनको नींद बहुत आती है, जमाइयाँ आती हैं, हर टाइम नकाहत, उसके लिए दारचीनी गोल वाली, ये क्रैम्स के लिए भी अच्छी है, पट्ठों के खिंचाव के लिए भी अच्छी है, शुगर के लिए भी अच्छी है, नकाहत और कमजोरी के लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें 1 टुकड़ा 1 इंच का इसका लेना है, उसमें 3 अदद लौंग ले लें और 1 चुटकी कलवंजी की ले लें। इसका आपने कहवा बना के पीना है, बेहतरीन रिजल्ट और फौरी तौर पे आपको जो नींद वाला मसला ये हल हो जाएगा पहले दिन से। नींद का एक और भी मसला है, जी, नींद से बेदार ना हुआ जाए तो क्या नुस्खा है? नींद से बेदार ना हुआ जाए तो सबसे पहले तो रात को जब आप सोएं तो इसमें सूरह कहफ कुरान मजीद उसकी आखिरी जो 5 आयत है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, यहाँ से लेकर पूरी सूरत ये आयात पढ़ के, पहले जो लोग थे वो उस वक्त क्लॉक नहीं होते थे, ठीक है, अलार्म नहीं होते थे, ये सूरत इतनी आयात पढ़ के सो जाएं, जो टाइम आप दिमाग में सोचेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसी टाइम पे उठा देगा, बेहतरीन और ये मुजर्रब है। उसके बाद ऐसे अफराद जिनको खून की कमी की वजह से नींद नहीं आती, क्योंकि जब खून की कमी होती है, नकाहत, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, फिर नींद नहीं आती, जिस्म टूटता रहता है। खून की कमी को पूरा करने के लिए बड़ा ही बेहतरीन ये है,
आपने मुनक्का लेना है। मुनक्का जो है ये तकरीबन 5 से 7 दाने रात को भिगो दें, सुबह इसका पानी भी पी लें, मुनक्का भी खा लें। और वैसे भी आम रूटीन में खुशक भी खा सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त है कि आप 1 हफ्ता इस्तेमाल करवाने के बाद अपनी रिपोर्ट करवाएंगे तो बेहतरीन हीमोग्लोबिन आपका जो आपका होना चाहिए 12 से 14 तक वो हो जाएगा। ये बेहतरीन नुस्खा इसके लिए। उसके बाद शहद इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, अगर नींद ना आती हो तो इसे आप 1 गिलास ठंडा पानी उसके अंदर 1 चम्मच घोल के या ठंडे दूध में डाल के पी लें तो नींद आना शुरू हो जाएगी। अगर आपने नींद को ख़त्म करना है तो 1 गिलास गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच शहद का और थोड़ा सा लेमन निचोड़ के ये पीना शुरू कर देंगे तो उससे आपको ज़्यादा नींद नहीं आएगी। उसके बाद नकाहत, और ये एक ऐसा ज़बरदस्त मुजरब नुस्खा है कि लिवेंडर ऑयल, ठीक है, ये अगर आपको बच्चों को नींद नहीं आ रही तो ये शावर में थोड़ा सा डालें, पानी डालें और शावर बच्चों के ये आंखों के ऊपर थोड़ा सा शावर ऐसे कर दें तो इससे भी बड़ी बेहतरीन किस्म की नींद आती है। उसके बाद नकाहत और कमजोरी के लिए बाज़ औक़ात मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, कमजोरी नकाहत के लिए, खून की कमी के लिए खजूर 3 से 5 अदद खजूर डेली दूध के साथ। और अक्सर औक़ात मैं बताता होता हूँ जिनके नाक के ऊपर छाइयाँ बन जाएं या यहाँ पे छाइयाँ हो खून की कमी की वजह से, उसके लिए सिर्फ 3 से 5 अदद खजूर साथ 1 गिलास दूध का सुबह नाश्ते में लिया जाए तो 1 से 1.5 माह में छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद नींद के लिए, सुकून के लिए आपने देखा होगा ये यहाँ पे अखरोट रखे हैं हमने, 1 अखरोट डेली खा लेना नींद की कमी को भी ख़त्म करता है, दिमागी कमज़ोरी भी इससे ख़त्म होती है, याददाश्त तेज़ हो जाती है और इससे पट्टों का खिंचाव बढ़ जाता है। लोग ये कहते हैं कि खाना खाते ही फौरन नींद बहुत ज़्यादा आती है, नींद का गलबा, ये इसकी क्या वजह और हल क्या है इसका? इसमें पहला काम, जब आप खाना खाएं खाने के दरमियान पानी ना पिया जाए, खाने से पहले पिया जाए या बाद में कोई आधे घंटे बाद पिया जाए। और अक्सर लोग कहते हैं हम खाते खाते लुकमा फंस जाता है तो हमें पानी पीना पड़ता है। उसमें हमारी गलती ये है कि हम खाना चबा के नहीं खाते। खाना जब आप देखें, काटने वाले, चीरने वाले, फाड़ने वाले सारे दांत अल्लाह ने अलहदा बनाए हैं। आप जब इसको अच्छी तरह चबाएंगे, जितने दांत मुंह में है उतनी दफा चबा के खाएंगे तो उसमें आपके गले में नहीं अटकेगा। और उसके बाद ये है कि जब आप पानी भी छोटे-छोटे टाइम की शॉर्टेज है जी, जितने दांत मुंह में उतनी बार आपने चबा के खाना खाना है और ये सारे नुस्खे अपनाने हैं तो आपको नींद आ जाएगी। और अगर ज्यादा आ रही है तो भी मसला हल हो जाएगा। हमें जाना है, अब इजाजत लेनी है जी, क्लोजिंग की तरफ। बिल्कुल जी, इजाजत लेनी है, वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।